एवरीवन, कैसे हो दोस्तों आप सब। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के बारे में। एक एनसीईआरटी के जो पहला पेज है उस पर कंट्रोवर्सी गिवन है वायरसेस के बारे में कि वायरसेस जिंदा होते हैं कि डेड होते हैं। हम सबको पता है कि वायरसेस जिंदा होते हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्सी क्यों गिवन है इसको भी हम एड्रेस करेंगे। अच्छा दोस्तों, आपको ये लगा होगा पहला लेक्चर देखकर कि सर एनसीईआरटी जो है हमारे स्कूल में चल रही है, हमने भी लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर पढ़ रखा है, तो आप ये एडिशनल चीज़ें क्यों बता रहे हो जो कि एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। दोस्तों अगर आप पहले पेज को एनसीईआरटी के अच्छे से रीड करोगे, अच्छे से स्टडी करोगे, तो वहाँ पर राइटर ने हमसे कुछ क्वेश्चंस पुट कर रखे हैं। मतलब बेसिकली हमें कुछ सवाल दे रखे हैं कि जिसके ऊपर बेसिकली हम सोच विचार करें, हम उनके बारे में सोचें। एक तो इससे जो क्यूरियोसिटी का एस्पेक्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से आपका एड्रेस हो पाएगा। और आजकल जिस प्रकार से सीबीएसई के बोर्ड में जो क्वेश्चंस आने लगे हैं, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं या जो एमसीक्यूज हैं, या हर एक तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से हायर लेवल के हो गए हैं, टेक्निकल लेवल के हो गए। मार्क्स इजीली फेच करना एग्जामिनर से इतना आसान नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ये सब चीज़ें जो इंट्रोडक्शन में गिवन है, अगर इससे कोई क्वेश्चन बना तो एटलीस्ट आप इस पोजीशन में रहोगे कि आप उस चीज़ को अच्छे से एड्रेस कर सकते हो, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेप्थ में होगी। इस लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर आएगा वो प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रिदम को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे। एडिशनल चीज़ें मैंने सिर्फ वहाँ पुट कर रखी हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि एनसीईआरटी में अंडरस्टैंडिंग एक स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन उतनी गिवन नहीं है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज जो हम सबसे पहला टॉपिक जो कवर करने वाले हैं दैट इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट। दोस्तों मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स बेसिकली मोशन के अंदर एटम्स को डिनोट करने के लिए वर्ड यूज करा जाता है ना, या फिर नंबर ऑफ एटम्स से मिलकर वैसे तो मॉलिक्यूल होते हैं, जिसको आप बेसिकली केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि नंबर ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। लेकिन ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है कि जो ये मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का, एक सेल के अंदर और सेल के बाहर, ताकि सेल जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ प्रोसेसेस को अच्छे से कैरी आउट कर सके, उसको हम मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है समझना, क्योंकि इन्हीं मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल्स की जो पूरी की पूरी एक्टिविटी है, जो उसकी गतिविधि है, जो उसकी प्रक्रिया है, अगर वो रुक जाए तो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी सांसें भी रुक जाएंगी, फिर वो जो है हम उसको डेड घोषित कर देंगे। तो समझते हैं, देखो मॉलिक्यूलर मूवमेंट ना बेसिकली आपको नेकेड आई से विजिबल नहीं होती है, ये एक इनविजिबल मूवमेंट होती है। ठीक है, लेकिन ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अगर हम बात करें लाइफ को सस्टेन करने की। यानी कि अगर हम किसी को भी, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी वायरस को या फिर प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को, अगर हम ये कह रहे हैं कि वो भी जिंदा है इस प्रेजेंट मूवमेंट के अंदर, तो उसके अंदर कोई ना कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है। हाँ, वो अलग बात है कि आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दिखते कुछ ऐसे हैं, लेकिन आपको विदाउट माइक्रोस्कोप ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये विजिबल इतनी ईजिली होंगे नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होंगे, ईजिली क्या होंगे ही नहीं। अब ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, अगर हम बायोलॉजी के फील्ड में अगर इसको डिनोट करें, समझे तो ये क्या है, कैसे आप बोलोगे, कैसे आप समझोगे कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती क्या है। तो ये एक कांस्टेंट, यानी कि ध्यान से समझना कीवर्ड्स को, लगातार मोशन है। अब इसको क्योंकि आप नेकेड आई से देख नहीं सकते हो, तो इसलिए ऐसे मोशन को हम माइक्रोस्कोपिक मोशन कह रहे हैं। किस चीज का मोशन है, यानी कि क्या चीज मूव कर रही है। एक तो एटम्स मूव कर रहे हैं, या फिर नंबर ऑफ एटम्स अगर ज्वाइन हो जाते हैं, मिनिमम 2 एटम्स को अगर आप मिलाते हो तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसा कि आप केमिस्ट्री में जानते भी हो। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है एक सेल के अंदर और एक सेल के बाहर। यानी कि जैसे मतलब मान लो ये कोई एक ह्यूमन बॉडी का सेल होगा, इसके अंदर कुछ चीजें जा रही हैं और इसके अंदर से कुछ चीजें बाहर आ रही हैं। तो वो जो चीजें अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं, या तो वो एक एटम है, या तो फिर वो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इसकी जो मूवमेंट हो रही है सेल के अंदर जाने की और बाहर आने की, उसी को हम मॉलिक्यूलर मूवमेंट कह रहे हैं। तो बायोलॉजिकल सेंस में अगर हम इस एटम्स या मॉलिक्यूल्स का के बारे में डिनोट करें कि सेल के अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ। जीवन को चलाने के लिए किसी भी पेड़ पौधे के अंदर
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनिमल्स के अंदर या फिर ह्यूमन बींग्स के अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइफ को चलाने के लिए। अब ये जो इनविजिबल प्रोसेसेस होते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होती हैं, ये कुछ वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडीज के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के अंदर। जैसे रेस्पिरेशन में हेल्प करती है मॉलिक्यूलर मूवमेंट, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट हो पाता है आसान तरीके से, और मेटाबॉलिज्म जब स्लो हो जाता है तो उसको फास्ट करना या उसको रिपेयर करने का बेसिकली काम करा जाता है। अब इसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं हम आगे चलकर अभी पढ़ेंगे फर्दर स्लाइड्स के अंदर। एक होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है ऑस्मोसिस, और तीसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसकी वजह से क्या चीज़ इंश्योर हो पाती है कि जो सेल्स होते हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हुए हैं, है ना। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, या फिर अगर हम बात करें आरबीसीज की यानी कि रेड ब्लड सेल्स की, तो इस तरीके के जो वेरियस सेल्स होते हैं हमारी बॉडीज के अंदर, बेसिकली जो प्रोटीन्स होते हैं जैसे हमारा डीएनए वगैरह है, तो ये जो सेल्स हैं ये रिसोर्सेज को रिसीव कर सके, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को रिसीव कर सके, और जो भी वेस्ट होगा उसको बाहर निकाल सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये एक सेल है, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें अंदर की तरफ जा रही हैं, वो चीज़ें इसके अंदर सेल के अंदर एंटर कर रही हैं, और जब न्यूट्रिएंट प्रॉपर तरीके से एक सेल को मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज को आप न्यूट्रिएंट्स मान लो, न्यूट्रिएंट एक सेल को मिल गए, तो उसके बाद उस सेल के अंदर से कुछ चीज़ें बाहर निकलती हैं, वो उसका वेस्ट मटेरियल होता है जो बाहर निकलता है एग्जिट होकर। तो जो एंटर हो रहा है सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट जो बाहर निकल रहा है, ये जो एंट्री और एग्जिट का ये जो खेल चल रहा है, ये बेसिकली मॉलिक्यूलर मूवमेंट है। इसका पर्पज सिर्फ ये है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा रह पाए, सिंपल। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगर हम मॉलिक्यूलर मूवमेंट की डेफिनेशन को समझे अच्छे तरीके से, तो बेसिकली इट इज अ मोशन या फिर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स सेलुलर लेवल पर, एक सेल के अंदर और एक सेल के बाहर। ठीक है, और ये कैसे मूव कर पाते हैं? काइनेटिक एनर्जी की मदद से। फिजिक्स में आप पढ़ते हो काइनेटिक एनर्जी, उसकी मदद से ये अंदर बाहर जो है इस खेल को खेल पाते हैं कि सेल के अंदर एंट्री करना, जब न्यूट्रिएंट्स पहुंचा दिया जाए वो सेल कुछ वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। एंड टेम्परेचर एक वन ऑफ द फैक्टर होता है जो कि अफेक्ट करता है इस एंट्री एंड एग्जिट को। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। जो होम्योस्टैटिसिस है, होम्योस्टैटिसिस का मतलब दोस्तों ये होता है कि इंटरनल टेम्परेचर जो है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम करता है ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ठीक है, और ये ग्रोथ को सपोर्ट करता है, ग्रोथ को सपोर्ट करता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट, और जब हमारे कुछ टिश्यूज या जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उसको रिपेयर करने का काम करता है। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बनी हुई है, इतने मल्टीपल हमारे पास ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर मूवमेंट एब्सोल्युटली नेसेसरी हो जाती है हमारे हर एक बॉडी पार्ट के लिए। जैसे अगर आप ह्यूमन बींग को कंसिडर कर लो और वहाँ पर आप ह्यूमन बींग के अंदर किसी भी एक ऑर्गन को पकड़कर, उसके टिश्यू को पकड़कर वहाँ पर आप सेल्स के बारे में डिस्कस करो, तो आपको पता लगेगा ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ये मदद कर रही है इस ह्यूमन बींग की, ताकि उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो सके। उसका जो इंटरनल टेम्परेचर है, जैसे सर्दी में हमें सर्दी लगती है, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो एक टाइम के बाद हमारे इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है। गर्मियों में भी हमारा इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। इतनी ईजिली हम बहुत ज़्यादा सर्दी में, बहुत ज़्यादा गर्मी में मरते नहीं है, ईजी तरीके से नहीं मरते कि बहुत ज़्यादा एकदम से टेम्परेचर बढ़ गया या टेम्परेचर गिर गया, हॉटनेस हो गई, एकदम से कोल्डनेस हो गई तो हम मर गए, ऐसा नहीं होता एकदम से। ग्रोथ और रिपेयर का बेसिकली काम होता है सेलुलर मूवमेंट का। इसका एग्जाम्पल क्या है? हमारे शरीर में जैसे ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, हमारे शरीर में जो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हमारे हार्मोन्स जो हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी के सारे पार्ट्स में। ये बेसिकली क्यों संभव हो पाता है? बिकॉज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करें। जैसे इंसान ने मुंह से कुछ खाया, उसके बाद फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पर इंसान ने फ्रूट्स खाए, तो फ्रूट्स के अंदर जो अच्छे पौष्टिक जो तत्व हैं, जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं,
वो सभी जगह पर जाने चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि एप्पल को इंसान ने खाया तो उसका सिर्फ ये जो हैंड है यही हेल्दी बनेगा, ये वाला हैंड हेल्दी नहीं बनेगा, ये वाला पैर हेल्दी नहीं बनेगा। ओवरऑल पूरी बॉडी के अंदर असर आएगा ना एप्पल खाने का। अगर इंसान एक अच्छी बैलेंस डाइट लेता है तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन मुंह से होते हुए शरीर के हर एक पार्ट तक अच्छे तरीके से जा सके। ये कैसे संभव हो पाता है, कैसे पॉसिबल हो पाता है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट की मदद से। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है अगर वो रुक जाए, अब इससे नुकसान क्या होगा अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट रुक गई? अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट रुक जाए सेलुलर लेवल पर तो ऑर्गेनिज्म जो है आप उसको फिर डेड मान लोगे, क्योंकि उसके अंदर फिर मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव ही नहीं कर रहे। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है इसके अंदर मोशन होना बहुत जरूरी है, ताकि इफेक्टिव तरीके से एक जो ऑर्गेनिज्म है उसके हर एक बॉडी पार्ट को, पूरे के पूरे शरीर को, यानी कि सर से लेकर पूरे के पूरे पैर तक हर एक जगह को प्रॉपर तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, हॉर्मोन्स हैं, या जो ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक है, आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो इसके कुछ एसेंशियल प्रोसेसेस जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, हम आगे चलकर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अब इसके क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं? एक होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से, जैसे मतलब मान लो कि एक जगह है ए और एक जगह है बी। अब जो ए है यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और बी में सिर्फ ये 3-4 ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ए में बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन हुआ, ये ए जो है ये हायर कॉन्सेंट्रेशन का रीजन हुआ, ये बी जो है ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन का रीजन हुआ। यहां पर मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहां पर मॉलिक्यूल्स कम है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ए से होते हुए बी की तरफ जाएंगे, ए से होते हुए बी की तरफ जाएंगे। इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। एग्जाम्पल, हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है ना, हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन आता है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंटर कर रहा है हमारे लंग्स में, जो सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल आरबीसीज, क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन आता है, ये शरीर में कहीं पर भी जो ऑक्सीजन जाता है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की फॉर्म में जाता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन हमेशा, दोस्तों याद रखना, वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की फॉर्म में जाता है, जिसको हमारा ब्लड या फिर आप कह सकते हो ब्लड वेसल्स कैरी करते हैं। और बेसिक लेवल पर अगर हम देखें इसको तो आरबीसीज जो है वो इस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, जैसे पार्ट ए से पार्ट बी तक, बी से सी तक, सी से डी और डी से ई, हर एक जगह पर बेसिकली हमारे आरबीसीज इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है डिफ्यूजन के, जहां पर हायर कॉन्सेंट्रेशन की कोई चीज है, कोई चीज अवेलेबल है, मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है ज्यादा रीजन में, वो ज्यादा रीजन से निकलते हुए कम रीजन की तरफ जा रहे हैं, जहां पर बेसिकली उस चीज की कमी है, उस चीज की किल्लत है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। फिर एक होता है ऑस्मोसिस, कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं थ्रू सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन, यानी कि बेसिकली यहां पर एक वॉल है, जैसे कि क्लास 9th में आप पढ़ते हो, सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन एक दीवार है, एक वॉल है। अब इस दीवार से किसी भी चीज को अगर, जैसे मतलब मान लो कि यहां पर लेफ्ट साइड है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन की साइड है, ये है राइट साइड, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन की साइड है। अब लेफ्ट साइड के चीजों को राइट साइड की तरफ जाना है, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन, जैसा कि आपने डिफ्यूजन में पढ़ा कि चीजें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है, लेकिन बीच में जो वॉल इसको रोकेगी, उस दीवार को हम कहते हैं सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन, यानी कि एसपीएम, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं एसपीएम, सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन। तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, के वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से होते हुए लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक जाते हैं। और फिर एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये जो पूरी की पूरी जो मूवमेंट हो रही है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से निकलकर कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन की तरफ जा रहे हैं। ये जो पूरी की पूरी जो मूवमेंट हो रही है, इसके लिए सेल्स को चाहिए, मॉलिक्यूल्स को चाहिए एनर्जी।
और बायोलॉजी में आप जानते हो कि एनर्जी को, जैसे हम कहते हैं ना कि खाना खाकर हमें ताकत मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, तो उस एनर्जी को बेसिकली हम वर्ड गलत यूज कर रहे होते हैं। एनर्जी वर्ड बायोलॉजी में यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें डिनोट तो करना ही है कि खाना खा के हमारे अंदर ताकत आती है। एक गाय ने जब घास खाई तो उससे उसको एनर्जी मिल रही है ना, या फिर एक डॉगी ने, एक कैट ने दूध पिया तो उससे उसको एनर्जी मिल रही है। तो उस एनर्जी को हम लोग एटीपी कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, इसके एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब जो हम बेसिकली एसेंशियल प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट में, उसमें वन ऑफ द एसेंशियल प्रोसेस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि इन मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और इस एनर्जी को हम कहते हैं एटीपी, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ताकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर सकें अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है? बेसिकली हायर कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से होते हुए लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह तक ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जा सके। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं हमारी एनसीईआरटी में क्लास 10th में ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, इसके फर्स्ट पेज पर एक कंट्रोवर्सी गिवन है कि कुछ साइंटिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि वायरसेस जो हैं वो लिविंग हैं और कुछ का ये मानना है डेड है। अब ये कंट्रोवर्सी क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि वायरसेस जो है वो लिविंग है। अब कोविड आया था, कोरोना वायरस, वो हमारे अंदर एंटर करा था इंसानों के अंदर, तो उसने हमें बीमार करा, तो हम कह सकते हैं, हमें पता है कि वायरसेस लिविंग होते हैं। लेकिन फिर ये कंट्रोवर्सी क्यों कि कुछ साइंटिस्ट या कुछ बायोलॉजिस्ट का ये मानना है वो डेड है, कुछ का ये मानना है वो लिविंग है। तो ये वाली कंट्रोवर्सी क्यों, समझते हैं। वायरसेस ना दोस्तों, सबसे पहले तो आप इतना समझ जाओ, महाभारत जो है, महाभारत की आपने सीरियल देखा होगा या महाभारत के बारे में आप जानते होंगे, जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ाई हुई थी। वहां पर एक किरदार था बहुत ही चालाक मामा, जिसका नाम था शकुनी मामा। तो वायरस बिल्कुल शकुनी मामा का रूप है, एक तरीके से आप ऐसा समझ जाओ। बिकॉज वायरसेस ना तब तक अपनी रियल हरकत या जो उनकी जो रियल एक टेंडेंसी है किसी को बीमार करने की या नुकसान पहुंचाने की, जैसे शकुनी मामा ने पूरा का पूरा महाभारत युद्ध जो है वो करवा दिया था बहुत चालाक तरीके से, सामने नहीं आया कभी तलवार लेकर। सिमिलरली वायरसेस जो हैं खुद से कभी वार नहीं करते हैं, उनको हमेशा किसी का शरीर चाहिए होता है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। ठीक है, वायरसेस खुद से वार नहीं करते हैं, किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं। सेम शकुनी मामा की तरह ये बिहेव करते हैं, बहुत चालाक किस्म के प्राणी हैं वायरसेस। तो वायरसेस जो हैं इनके लिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कंट्रोवर्सी क्यों है कि दे आर लिविंग और डेड, बिकॉज दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। खुद में इनके अंदर कोई भी किसी भी तरह की हमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है जब तक ये किसी सेल को इन्फेक्ट ना कर दें। जब ये किसी सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं, जैसे एक सेल है, अच्छा खासा ये सेल घूम रहा था, फिर रहा था, हेल्दी था ये सेल, वायरस ने इसको अटैक कर दिया हर एक जगह से, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हर एक जगह से अफेक्ट कर दिया और इसको सड़ा गला सा पुराना सा इसको बना दिया इस सेल को। तो वायरसेस जो है उनके अंदर आपको कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट ना कर दे। तो दैट इज पार्शली व्हाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी कि वेदर दे आर ट्रूली अलाइव या फिर नहीं। ये कंट्रोवर्सी है कि सच में ये अलाइव है कि नहीं है, क्योंकि जब तक ये किसी के शरीर का उपयोग नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, दूसरों के कंधों पर बंदूक चलाने की इनकी आदत होती है ना, शकुनी मामा की तरह इनका किरदार है, बड़े चालाक हैं, तब तक इनके अंदर कोई भी मूवमेंट आपको नोटिसेबल नहीं होगी जब तक ये किसी शरीर के अंदर ना घुस जाए और उससे अच्छे न्यूट्रिएंट्स को, मतलब बेसिकली एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ कि अच्छे न्यूट्रिएंट्स को उन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया और उसका इस्तेमाल करके जिसका शरीर यूज करा था उसको तो खा गए, पूरी तरीके से तबाह कर दिया, अपने आप को मल्टीप्लाई कर गए। उस मल्टीप्लाई करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बायोलॉजी के अंदर रेप्लिकेट करना, रेप्लिकेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो वायरसेस जो हैं वो सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली रेप्लिकेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ, देखना यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है ओनली इनसाइड लिविंग होस्ट सेल, यानी कि जिसका जो शरीर ये यूज कर रहे हैं वो शरीर है इनके लिए होस्ट, जिसके घर में घुस गए वो है होस्ट। ठीक है, और ये हर एक लाइफ फॉर्म को अफेक्ट कर सकते हैं। फिर चाहे आप यहाँ पर प्लांट्स की बात कर लो, जैसे प्लांट की एक लीफ है,
इसके अंदर देख रहे हो कुछ ना कुछ ये डिसीज लगा हुआ है, एक हेल्दी लीफ नहीं लग रही है आपको, तो यहाँ पर इसको किसी वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है। अब ये एक डॉगी है, ठीक है, यहाँ पर देखो इसके पैर ऐसे हो रखे हैं, लाल लाल निशान है, इसके नाक से जो है वो खून टपक रहा है, इसकी आंखों के नीचे कोई चीज़ है, ठीक है, ब्लड ब्लड है बहुत इसकी बॉडी पर। तो ये एनिमल्स वगैरह भी वायरस जो है उनको इन्फेक्ट कर सकता है। इवन ये तो चीज़ बहुत लेटेस्ट चीज़ है जो कि आप जानते हो, हम सब ने हमारी जनरेशन में झेली हुई है इस चीज़ को, कोविड-19 के इंसानों को तो अफेक्ट करा ही था, कोविड-19 एक वायरस था, है ना। तो ये हर एक लाइफ फॉर्म को इन्फेक्ट कर सकता है वायरस, एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो चाहे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सेल को भी बेसिकली इन्फेक्ट कर देता है वायरस। अब वायरस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, और ये बेसिकली इसके पास एक लेयरिंग होती है। वायरस जो है उसके पास एक लेयरिंग होती है, अंदर उसके डीएनए मौजूद है, बाहर की जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है, जो बेसिकली उसकी दीवार है उसको जो प्रोटेक्शन दे रही है, वो प्रोटीन की एक कोटिंग होती है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कैप्सिड कैसे दिखती है। और अकेले खुद से ये रिप्रोड्यूस कर सके, इसलिए मैं इनको शकुनी मामा बोल रहा था कि शकुनी मामा ने महाभारत के पूरे अगर आप इतिहास को देखोगे, खुद से कभी कोई शस्त्र नहीं उठाया, ये खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इनके अंदर इतनी क्षमता है ही नहीं, ये दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाते हैं। तो ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं होस्ट के सेल को ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, मतलब जिसका शरीर इन्होंने यूज करा अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको तबाह कर देते हैं और बड़े आराम से खुशी खुशी अपने आप को जो वायरसेस हैं वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इनके अगर हम साइज के बारे में बात करें, वायरसेस का जो साइज होता है, ये तो देखो दोस्तों एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है जो कि जूम करके मैंने लगा रखी है। पहले मैं आपको कैप्सिड के बारे में बता देता हूं। ये जो बाहर जो आप वायरस के आसपास की जो लेयर देख रहे हो ना, ये जो कोटिंग है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि प्रोटीन कोट होता है बेसिकली, इसका मतलब प्रोटीन की कोटिंग है इसके ऊपर, बाहर एक लेयर है, वो इसके लिए एक तरीके से दीवार का काम करता है। अंदर इसके डीएनए होता है, यहाँ पर अंदर इसके आपको डीएनए मिलेगा, बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग कैप्सिड कहते हैं, ठीक है, उसको हम कैप्सिड कहते हैं। अब साइज की बात करें, इनका साइज बड़ा ही छोटा होता है, ठीक है, 0.02 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर के साइज के होते हैं। ये वाला जो दोस्तों निशान होता है ना, जिसको हम ऐसे करके यू करके ऐसे एक डंडा खींच के जो बनाते हैं, और उसके बाद अगर हम उसके आगे मीटर लिखते हैं फिजिक्स में, जैसा कि आप पढ़ते होगे, तो हम उसको कहते हैं माइक्रोमीटर। दे आर द साइज ऑफ माइक्रोमीटर, 0.02 से लेकर 0.3 तक। उसके बाद इनको एक टैग दिया जाता है कि ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब ये है, ये बेसिकली इनके अंदर एबिलिटी है ही नहीं, दे कैन नॉट जनरेट देयर ओन एनर्जी, खुद अपनी एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते हैं। और ये बेसिकली जिसके शरीर का इस्तेमाल करते हैं वो है होस्ट, जिसके घर में घुस रहे हैं, तो होस्ट की मशीनरी यानी कि उसकी एनर्जी पे रिलाय करते हैं। इसलिए साइंटिस्टों के अंदर बेसिकली एक ये कंट्रोवर्सी है कि जब तक ये शरीर के अंदर किसी के घुसकर कोई एक्टिविटी को शो नहीं करते हैं, तब तक इनके अंदर कोई हलचल, कोई मूवमेंट हमें दिखती नहीं है। तो वायरसेस जो है वो पार्शली यानी कि 50% डेड है या 50% लिविंग है, ये चीज के ऊपर साइंटिस्टों के अंदर, बायोलॉजिस्ट के अंदर थोड़ा सा एक डिस्प्यूट रहता है, कंट्रोवर्सी रहती है। इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, जस्ट अ मिनट, अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके आसपास एक लेयर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कैप्सिड, जो कि एक कोटिंग है इनकी, ठीक है, और अंदर उनके है जेनेटिक कोर, ठीक है, यानी कि डीएनए या आरएनए। अब कुछ जो वायरसेस होते हैं जैसे इन्फ्लुएंजा, उनके अंदर एक आउटर एनवेलप होता है, एक आउटर लेयर होती है। जैसे 99% वायरसेस में एक प्रोटीन की लेयर होती है कैप्सिड, अंदर डीएनए होता है। कुछ जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस जो होते हैं उनके अंदर एक आउटर एनवेलप होता है। अब अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो ये फैलता कैसे वायरस, ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैल सकता है, जैसे किसी ने छींक दिया और हवा में जो ड्रॉपलेट्स हैं वो फैल गए, उसके अंदर वायरसेस हैं। जैसे किसी को जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड जो होता है वो राइनो वायरस की वजह से होता है, ठीक है, अभी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा उसके बारे में। जो जुकाम होता है हमें,
उसको दोस्तों वैसे तो कॉमन कोल्ड कहते हैं इंग्लिश में, उसके लिए जो प्रॉपर टर्म होती है डेट इज नोन एज राइनो वायरस। तो मान लो कि ये रूम है, इसमें एकदम से किसी ने छींक दिया और उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं छींक के, उस पर्सन को जुकाम था, वो हवा में पूरी तरीके से फैल गए। अब हमने अगर उसको इनटेक करा तो वो हमारे लंग तक जाएगा और वो वायरस हमें जो है इन्फेक्ट कर सकता है। बॉडीली फ्लूइड्स की वजह से ये इन्फेक्ट हो सकता है। अगर खाना खराब हो या पानी खराब हो उसकी वजह से वायरस फैल सकते हैं। इंसेक्ट जो है, कोई जैसे मक्खी वगैरह जो है, उसके पैरों से वो किसी फूड पर बैठी थी, ठीक है, वहाँ पर वायरस था जिस भी जगह पर वो बैठी थी मक्खी, और वो वहाँ से उठकर आई और आपके घर में किचन में होते हुए जहाँ पर भी खाने की चीज़ रखी हुई है उसके ऊपर वो बैठ गई, तो आपका फूड भी इन्फेक्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से भी बेसिकली ये जो वायरस है ये फैल सकता है। तो वायरस जो है वो किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस स्लाइड के अंदर मैंने आपको एक पत्ती की फोटो दिखाई, लीफ की फोटो दिखाई, एक डॉगी की फोटो दिखाई। अब ये देखो यहाँ पर इस एनिमल को एक वायरल इन्फेक्शन हुआ है और ये एनिमल पता है कौन है? ये है जिराफ। इतना सुंदर दिखने वाला जो जिराफ है उसको किस तरीके से वायरस ने इन्फेक्ट कर रखा है, देखो, ठीक है। उसके बाद ये किस किस प्रकार के डिसीजेस को फैलाते हैं? तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस काइंड ऑफ इलनेसेस, जैसे HIV या एड्स, ठीक है, ये सिंबल होता है ना HIV एड्स का। तो वायरस HIV जो एड्स होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, तो ये जो होता है ये भी एक वायरस की वजह से होता है। कोविड-19 जो था वो एक वायरस था, मीजल एक वायरस होता है, और जो हमें सर्दी जुकाम होता है वो भी एक वायरस होता है, ठीक है। अब वायरल इन्फेक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करना इतना आसान नहीं है। जब भी हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो देखो हम क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, है ना, हम कुछ दवाइयाँ खा लेते हैं जिसको हम बेसिकली एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने एक फोटो लगा रखी है आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझाने के लिए कि एक वायरस है, अगर आप उसको एंटीबायोटिक्स दोगे तो देखो वायरस उसको आराम से हरा सकता है। एंटीबायोटिक्स की आर्मी वायरस की आर्मी के सामने कमजोर पड़ जाएगी। तो अनलाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, यानी कि वायरस से होने वाले इन्फेक्शंस को हम लोग वायरल इन्फेक्शंस कहते हैं, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। आप उसको एंटीबायोटिक्स द्वारा ट्रीट नहीं कर सकते हो। इम्यूनिटी के ऊपर क्या रिस्पॉन्स निकलता है वायरसेस का? वायरसेस ना बेसिकली करते क्या है, हमारे सेल्स को हाईजैक कर लेते हैं, हमारे सेल्स के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, और हमारे सेल्स जो अच्छे सेल्स हैं जो वायरस को बेसिकली टैकल कर सकते हैं अपनी आर्मी बनाकर, ये उसको हाईजैक कर लेते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छे सेल्स को मल्टीप्लाई नहीं होने देते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, ठीक है, वो ट्रिगर हो जाता है, यानी कि वो वीक हो जाता है। अब नई नई टेक्नोलॉजीज बेसिकली बन रही हैं, रिसर्चर्स बेसिकली ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कुछ मेथड्स का हम यूज़ कर सकते हैं क्या, जैसे अल्ट्रासाउंड के ऊपर बेसिकली आजकल बात चल रही है, ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, कि हम इनको बेसिकली अल्ट्रासाउंड वेव्स को पास करें और वायरस के आसपास ये जो कैप्सिड होता है, ये जो लेयर होती है जो इसकी प्रोटेक्टिव लेयर है, अगर हम इसको तोड़ दें, एंटीबायोटिक्स, आप ऐसा समझो ना कि एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरस के ऊपर क्यों नहीं असर दिखा पा रही है। एंटीबायोटिक्स जो है, अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के टाइम पर एंटीबायोटिक्स की दवाइयाँ खाते हैं तो वो एक आर्मी बनाकर बैक्टीरिया को मार देती है। वायरस के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा, वायरस एंटीबायोटिक्स को हरा दे रहा है, क्योंकि इसकी ये जो लेयर है बाहर, जो प्रोटेक्टिव लेयर है कैप्सिड की, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंटीबायोटिक्स के आगे, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड की टेक्निक के ऊपर बेसिकली आजकल एक चर्चा चल रही है कि क्या ये जो वायरस का जो आसपास जो एनवेलप होता है, जो ये कैप्सिड होता है, जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जैसे इन्फ्लुएंजा के अंदर एक एनवेलप होता है, बाकी वायरसेस के अंदर कैप्सिड की लेयर होती है, तो क्या वो उसको ब्रेक करने की क्षमता रखता है ये अल्ट्रासाउंड की जो टेक्निक है, अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स है? तो ये एक पोटेंशियल नॉन केमिकल ट्रीटमेंट अप्रोच बनकर आ रही है। अभी इसके ऊपर 100% काम नहीं हुआ है, अभी साइंटिस्ट बेसिकली जो है इसको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलकर हमें पता लगेगा कि काम कैसा हो रहा है इसके ऊपर, क्योंकि वायरसेस को ख़त्म करना, वायरसेस को देखो साइलेंट करा जा सकता है, वायरसेस को ख़त्म इतनी आसानी से नहीं करा जा सकता है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी वायरसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, सार्स कोव-2 हो गया, इसी को हम सार्स कोव-2 को ही कोविड-19 कहते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी वायरसेस बेसिकली आपको पता है कि आपके
माउथ के थ्रू एंटर होते हैं और फिर वो आपके लंग्स वगैरह के अंदर जाकर आपको प्रभावित करते हैं। किसी ने जैसे छींक दिया, मैं आपको बता रहा था, तो वो रेस्पिरेटरी वायरसेस है। फिर कुछ होते हैं ब्लड बोर्न वायरसेस, ठीक है, जो आपके खून के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं, खून के अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं किसी और के खून में मान लो वायरस है। और जैसे कहते हैं ना कि जो एड्स वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो ब्लेड्स होती है जैसे जिससे वो दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, तो उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। उनके जैसे मतलब मान लो कि ब्लड लग गया और उसको पर्सन को एड्स है, मे नॉट गॉड डू सो, ऐसा किसी के भी साथ हो, लेकिन किसी पर्सन को मान लो एड्स है और उसने शेव वगैरह करी, उसका ब्लड जो है उसकी ब्लेड पर लग गया और आपको कट लग गया उसकी ब्लेड पर, वो आरबीसी के सेल्स मौजूद थे, तो वो जो है आपको इन्फेक्ट कर सकता है वो पर्सन, आपको भी एड्स होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कुछ ब्लड बोर्न वायरसेस होते हैं जैसे HIV या फिर STIs। STIs क्या होता है दोस्तों? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, इनको हम शॉर्ट में STIs कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। फिर कुछ दूसरे तरह के वायरस कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सर्दी जुकाम जो हमें होता है, जो कॉमन कोल्ड जो होता है, उसको हम दोस्तों बोलते हैं राइनो वायरस, ठीक है। हमें जो जुकाम होता है उसको हम राइनो वायरस बोलते हैं। मीजल्स में क्या होता है, जैसे मतलब मान लो एक बेबी है, इसकी स्किन के ऊपर देख रहे हो इस प्रकार के जो रैशेज हैं वो होने लग जाएंगे, ठीक है। हाथ जो है ऐसे इंसान के जो है वो प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स के टाइप कुछ निशान पड़ गए हो शरीर पर, हाथ पर, उसको मीजल कहते हैं। और एक होता है नोरो वायरस। नोरो वायरस बेसिकली क्या करता है, ये वायरस की ड्यूरेशन बेसिकली बहुत शॉर्ट टाइम की रहती है, लगभग 2 से 3 दिन की, हफ्ते भर की। ये आपके इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है नोरो वायरस, ठीक है, जिसकी वजह से आपका या तो स्टमक जो है वो दर्द होता है या आपको उल्टी जैसा मन करता है, ठीक है। तो दिस वॉज द कंट्रोवर्सी अबाउट वायरसेस, और तो कुछ नहीं रह गया नहीं। इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही हमें कवर करना था। तो अब आपका जो पहला पेज है NCERT का, उसके अंदर जो भी राइटर ने हमें क्वेश्चन पुट अप कर रखे थे, सवाल जो हम पूछ रखे थे, क्यूरियोसिटी ताकि आपके मन के अंदर जाके, वो सारे के सारे हमने एड्रेस कर दिए हैं और हर एक टर्म को पकड़कर अच्छे से हमने समझ भी लिया है। अब अगले लेक्चर में हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे हमारा, जैसे जो चैप्टर है मैंने आपको बताया था लाइफ प्रोसेसेस, 4 पार्ट में है ये बिखरा हुआ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ह्यूमन बींग्स के अंदर एक प्रोसेस और होता है एसिमिलेशन। तो हम न्यूट्रिशन जो पहला पार्ट है इस चैप्टर का, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा हमें टाइम लग सकता है, लेकिन ये टाइम देना इसको कम्प्लीटली वर्थ इट है, क्योंकि हमारा टारगेट बेसिकली है कि हमारे मार्क्स फुल आने चाहिए। तो हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अपने न्यूट्रिशन का टॉपिक। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।